हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। आज हम यूपी बोर्ड की 9th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर 7वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमें सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिखा हुआ है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर हम कल से इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है बल और गति का नियम, फिर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, 4 प्रॉब्लम है ये, फिर अभी और आगे प्रॉब्लम हम लेके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा, क्या यह संभव है कि एक वस्तु की चाल नियत हो परंतु उसकी गति परिवर्तित होती रहे। हमसे कह रहा, क्या ऐसा कोई मोशन, ऐसी कोई गति पॉसिबल है जिसमें वस्तु की चाल नियत रहे, चाल नियत हो लेकिन वेग बदलता रहे। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने देखा है जिसमें वस्तु की चाल नियत हो लेकिन वेग बदलता रहे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत होती है और वेग लगातार, वेग की दिशा लगातार, गति की दिशा लगातार बदलने की वजह से वेग लगातार बदलता रहता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा हाँ, ऐसा संभव है और ऐसा एक गति में संभव है। उस गति का नाम है एक समान वृत्तीय गति। तो जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड का चाल नियत होता है और वेग क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा हूँ, क्या यह संभव है कि एक वस्तु का वेग नियत हो परंतु उसकी चाल परिवर्तित होती रहे। तो देखते हैं, इस बार हमसे कह रहा कि क्या ऐसी कोई गति संभव है जिसमें वस्तु का वेग नियत रहे लेकिन चाल बदलता रहे। वेग नियत रहे और चाल क्या होता है, बदलता रहे। तो क्या कोई ऐसी गति संभव है? तो देखते हैं हम। वेग नियत रहे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी गति होती है जिसमें वेग नियत रहे, लेकिन एक ही गति के लिए वेग नियत हो और चाल बदले। चाल बदलने का मतलब क्या हुआ? हमको पता है कि वेग के परिमाण को हम, वेग के परिमाण को क्या कहते हैं, चाल। वेग का परिमाण क्या बोला जाता है, चाल। तो अगर चाल बदल रही है, अगर चाल बदल रही है तो भाई साहब वेग का चाल बदलने से परिमाण भी क्या होगा, परिमाण भी लगातार बदलता रहेगा। अगर चाल बदल रही है तो इसका मतलब ये है कि परिमाण भी बदलता रहेगा, परिमाण लगातार बदलता रहेगा। और हमको पता है कि वेग सदिश राशि को बदलने के लिए 3 फैक्टर होते हैं मेरे पास। अगर इसका परिमाण बदले तो भी ये बदल जाएगा, दिशा बदले तो भी ये बदल जाएगा, और अगर दोनों को बदल दिया जाए तो भी ये बदल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से इसने कहा वेग नियत है, लेकिन अगर चाल बदल रही है उसी वस्तु की तो चाल बदलने की वजह से वेग का परिमाण बदलेगा और वेग भी लगातार बदलता रहेगा। मतलब ऐसी गति संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जैसे ही चाल बदलेगा वो वेग को क्या कर देगा, बदल देगा। और ये क्या रहा है कि वेग नियत हो, तो नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल, ऐसी कोई गति पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चाल बदलेगी, चाल बदलते ही वेग ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग का परिमाण होता है चाल, चाल बदलेगा मतलब परिमाण बदल रहा है वेग का, और वेग को बदलने के 3 तरीके, इनमें से एक भी अगर बदला तो वेग बदल जाएगा। तो परिमाण बदलेगा तो वेग तुरंत बदल जाएगा। तो वेग हम जैसे कह रहे हैं ये नियत रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही चाल बदलेगा वेग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कोई गति संभव नहीं है जिसमें चाल नियत हो, सॉरी वेग नियत हो लेकिन चाल बदलता रहे। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है वेग समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है। तो मुझे पता है इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। वेग समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। दूसरा, दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है। तो दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है, चाल बताता है। और विस्थापन समय ग्राफ में वेग बताता है। और वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल क्या बताता है, तो क्षेत्रफल क्या बताता है, तय की गई दूरी बताता है। क्षेत्रफल क्या बताता है हमें, तय की गई दूरी बताता है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये इनके आंसर हैं, ये इन तीनों के, थर्ड के 3 पार्ट के, ये तीनों के आंसर हैं ये। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि एक न्यूमेरिकल है।
अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक 5 किलोग्राम के पिंड को, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम को 2 मीटर की लंबी रस्सी से बांधकर, एक रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है L 2 मीटर की लंबी रस्सी से बांधकर एक वृत्तीय पथ पर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से घुमाया जाता है। तो घुमाते समय वस्तु का वेग कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा, पिंड का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए और लगने वाला अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई बहुत सिंपल है, हमसे पूछ रहा आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई R अपॉन V, 2 पाई R अपॉन V। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर m v स्क्वायर अपॉन R। अब या T निकालना हो या F निकालना हो, मुझे ज़रूरत किसकी है R की, क्योंकि V पता है, m पता है, V पता है, R हमें नहीं पता। चलिए हम फिगर बना के चेक कर लेते हैं। हमसे कह रहा हूँ कि एक 2 मीटर लंबी रस्सी से, एक रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो मान लीजिए वो रस्सी है और इसमें एक पिंड बांध दिया गया है, इसका वजन कितना है 5 किलोग्राम, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं। तो अगर रस्सी की लंबाई 2 मीटर है तो ये क्या वस्तु इसी पथ पे घूमेगा, मतलब ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये हर बार ये रस्सी की लंबाई इतनी ही होगी ना। यानी कि जो रस्सी की लंबाई है वो किसका काम कर रही है, त्रिज्या का काम कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर L बराबर 2 मीटर है तो ये क्या दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या या वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो आवर्तकाल T बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू R का मान 2 अपॉन V कितना दिया 8। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसके पास लिख देते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 से कटा 11 बार में आवर्तकाल आ गया 11/7 सेकेंड। ये पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है लगने वाला अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv स्क्वायर बाई R। m कितना दिया 5 किलोग्राम, v कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन R कितना दिया 2। सॉल्व कर लेते हैं हम। ये घटा 4 बार में 5 चौके 20/160, तो 160 न्यूटन का बल उस वस्तु के ऊपर लग रहा है। तो ये अपना दोनों आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्राफ्स दिए हुए हैं और कुछ ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला हमें ग्राफ दिया हुआ है, 2 गतिशील वस्तु हैं A और B, 2 वस्तुओं के लिए वेग समय ग्राफ खींचा गया। 2 गतिशील वस्तु A और B के लिए वेग समय ग्राफ खींचा गया और हमसे पूछ दिया कि बताइए किसका त्वरण, A का त्वरण या B, किसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो मुझे पता है कि वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो हमें क्या बताता है, त्वरण बताता है। ढाल कहते हैं इस कोण को, इसी कोण को ढाल कहते हैं। तो इस ग्राफ की ढाल है ये और इस वाले ग्राफ की ढाल है ये, ठीक, इसकी ढाल है ये, उसकी ढाल है ये। जहाँ पे ढाल ज़्यादा होगा वहाँ त्वरण भी ज़्यादा होगा और जहाँ पे ढाल कम होगा वहाँ त्वरण कम होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि A और B में A वाले की ढाल छोटी है और B वाले की ढाल बड़ी है। तो B वाले की ढाल बड़ी होने की वजह से B वाले का त्वरण क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, A और B के त्वरण में B वाले का त्वरण A वाले के त्वरण से ज़्यादा है। क्लियर। चलिए वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, 2 वस्तु A और B के लिए हमें दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। A और B के लिए दूरी समय ग्राफ, और ये एक समान गति है क्योंकि सीधी रेखा में है तो एक समान गति है। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए किसका वेग ज़्यादा होगा। A वाले का वेग VA और B वाले का वेग VB, तो किसका वेग ज़्यादा होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट हमें पता है कि दूरी समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो क्या बताता है,
वेग बताता है। जहाँ ढाल ज़्यादा वहाँ वेग ज़्यादा, और जहाँ ढाल कम वहाँ वेग कम होता है। अब बात करें ढाल की, तो बी का ढाल है ये और ए का ढाल है ये एक ही ढाल है। इस एक्सिस से कितना, इस वाले अक्ष से कितना कोण बना, और ये बी वाले की ढाल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ए वाले की ढाल है इस बार ज़्यादा है, तो ए वाले की ढाल ज़्यादा है तो इसकी चाल भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ए वाले की चाल ज़्यादा है, बी वाले की चाल कम है, क्योंकि ग्राफ में बी की ढाल छोटी और ए की ढाल बड़ी है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमें दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है और ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और ये सीधी रेखा समय अक्ष के दूरी अक्ष के समांतर है। ये दूरी वाली अक्ष है ना, इसी के जस्ट समांतर है। तो ये दूरी अक्ष के समांतर है, दूरी अक्ष की क्या है, ये समांतर। अब इस ग्राफ के बारे में कह रहा है, आप सोच के बताइए कि ये ग्राफ बताना क्या चाह रहा है। तो अगर हम लॉजिकली बात करें ग्राफ की नेचर क्या, ग्राफ की प्रकृति के आधार पे, तो ये वाला जो ग्राफ है ये अपने आप में गलत है, या फिर ये ग्राफ इम्पॉसिबल, असंभव है, ये ग्राफ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसका आंसर ढूंढते हैं। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक वस्तु का समय नहीं बदल रहा है, समय नहीं बदलते हुए उसकी स्थिति लगातार बढ़ती जाती हुई। इस बार ये वाला अक्ष क्या बताता है, हमको स्थिति की इन्फॉर्मेशन देता है। अगर इस पे हम आगे बढ़ेंगे तो स्थिति बदलेगी, और इस पे बढ़ेंगे तो समय बदलेगा। तो समय तो एक फिक्स वैल्यू रख लिया है, समय के पास एक नियत मान है, और उस फिक्स समय पे वस्तु की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ये संभव है कि समय ना बदले और वस्तु की परिस्थिति, मतलब वस्तु की स्थिति बदलती चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो हमेशा समय के साथ ही होता है। अगर समय नहीं बदलेगा तो फिर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, इस नाते ग्राफ क्या होगा, इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। चौथा ग्राफ भी एक सीधा रेखा है, सीधी रेखा है जो समय अक्ष के समांतर है, जो समय अक्ष के समांतर है। एक ग्राफ है जो समय अक्ष के समांतर है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। ये ग्राफ सही है, और ये ग्राफ किसके लिए है, स्थिर वस्तु के लिए होता है, स्थिर वस्तु के लिए। चाहे तो हम देख भी सकते हैं कि समय बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही, स्थिति वही बराबर, वस्तु स्थिति हर बार, क्योंकि जब इस पर चेंज होगा तो हम बोलेंगे स्थिति बदल रही है। लेकिन देखिए इस पर चेंज नहीं हो रहा, वस्तु एक ही जगह स्थिर है। इस नाते मतलब हर बार हर समय पे वस्तु की स्थिति वही है, उसी पॉइंट पे है। इस नाते बोलेंगे स्थिर वस्तु का ग्राफ है। इस केस में ढाल मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोण कितना है, 0 है, और हमको पता है दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है, चाल। तो इस केस में इसकी चाल भी क्या होगी, 0। और चाल 0 होने का मतलब कि कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में है ये। तो इस ग्राफ से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। चलिए अब बात करते हैं पांचवें ग्राफ की। इस ग्राफ में हमको दूरी समय ग्राफ दिया गया है, दूरी समय ग्राफ, और हमसे बोल रहा है कि ग्राफ के नेचर को, प्रकृति को स्टडी करिए। तो जब हम इस ग्राफ के नेचर को देख रहे हैं तो पहले देख रहे हैं, पहले इसकी दूरी समय के साथ बढ़ रही है, फिर दूरी समय के साथ नियत हो गई है इसके जैसी, और फिर समय भी घट रहा है और दूरी भी घट रही है। समय तो नहीं घट सकता, समय नहीं घट सकता, समय बढ़ सकता है या रुक सकता है, लेकिन घट नहीं सकता। इस नाते ये ग्राफ गलत है, या फिर एक तरीके से और इसको हम गलत कह सकते हैं, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। क्यों? एक दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं इसके लिए, मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर समय पे पूछें कि वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो इसको आगे बढ़ाइए। ये वस्तु को, इस वस्तु ने इस ग्राफ को यहाँ काटा, मतलब वस्तु की स्थिति ये होगी। इस समय पे वस्तु की स्थिति कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर उसी ग्राफ को हम और आगे बढ़ाएं, उसी समय वाले अक्ष को, तो ये इस ग्राफ को एक जगह और काट रहा है, यहाँ, और ये भी कह रहा है कि वस्तु की स्थिति यहाँ है। यानी एक ही समय पे वस्तु दो जगह उपस्थित है। सेम कहानी, एक ही समय पे वस्तु की स्थिति बदल रही है, समय बढ़ रहा है,
चलिए, समय कांस्टेंट और स्थिति बदलती चली जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब समय कांस्टेंट है और स्थिति बदलने का मतलब ये हुआ कि एक ही समय वस्तु कई जगह उपस्थित है, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही समय पे वस्तु दो जगह उपस्थित है, और ऐसा किसी वस्तु के साथ हो नहीं सकता। वो एक समय पे एक ही स्थिति रख सकता है, एक समय पे कोई वस्तु दो जगह नहीं हो सकता। इस नाते ग्राफ क्या होगा? इम्पॉसिबल। तो ये हो गया 5वां ग्राफ। अब हम बात करते हैं 6वें ग्राफ की। 6वें ग्राफ में हमें ये दिखाया जा रहा कि एक वस्तु है जो शून्य से ऊपर जा रहा है, उसका वेग समय ग्राफ है ना ये। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है। और जब प्रारंभिक वेग शून्य है तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का वेग बढ़ता चला जा रहा है। एक समय पे इसका वेग अधिकतम हो गया और फिर इसका वेग घटते घटते क्या हो गया? 0 हो गया। अब किस प्रकार की गति ये प्रदर्शित कर रहा है? मतलब ये कैसा एग्जाम्पल है जिसमें वस्तु का वेग पहले बढ़ रहा, फिर अधिकतम हो रहा और फिर घट के 0 हो जा रहा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा तभी संभव होगा, इस प्रकार का ग्राफ तभी संभव होगा जब एक वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाए। ऐसा ग्राफ तभी बनेगा। देख लेते हैं फिगर बना के हम कैसे। मान लीजिए एक वस्तु है जिसको हम यहाँ से नीचे छोड़ रहे हैं और वो नीचे आ रहा है, फिर नीचे आके टकराएगा और फिर यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वस्तु है, पहले नीचे आया, टकरा के फिर ऊपर जाएगा। देखिए, जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है? शून्य। जब भी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है? शून्य। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगा, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगी, तो जब पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा तो जैसे से वो नीचे आएगा इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग है शून्य और जैसे से आगे बढ़ रहा है समय के साथ उसका वेग बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही वो पृथ्वी से टकराने वाला होगा, इस बिंदु पे इसका वेग अधिकतम होगा, और वो अधिकतम वेग हमने यहाँ देख रखा है। फिर वो पृथ्वी से टकराएगा और टकराने के बाद ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो जब ऊपर जाएगा वो तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाता है, अब जितने वेग से आके टकराया उतने ही वेग से वो ऊपर भी, जितने वेग से आके टकराया उतने ही वेग से वो ऊपर भी उठेगा। और जब उस वेग से ऊपर उठेगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग घटेगा। ऊपर जाने पे उसका वेग क्या होगा? घटेगा। ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसका वेग घटेगा और फाइनली इस ऊंचाई तक जाते जाते इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा। सही ना? लेकिन हमें बस ग्राफ यहीं तक दिया हुआ है, जब उसका अंतिम वेग क्या हो गया है? शून्य। तो हम देख रहे हैं कि जैसे से ऊपर जा रहा है उसका वेग फिर घटना शुरू हो गया और घटते घटते वेग क्या हो गया उसका? फिर शून्य हो गया। यानी ग्राफ कब पॉसिबल है? जब एक वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाए। तो ये कुछ ग्राफ्स हो गए। अब हम ग्राफ के 2 न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक गतिशील वस्तु के लिए हमें स्पीड टाइम मतलब चाल समय ग्राफ दिया हुआ है। चाल और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि t बराबर 0 पे वस्तु की चाल 0 है। फिर धीरे धीरे वस्तु की चाल बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पा गया, अधिकतम मान, और फिर वस्तु की चाल घटनी शुरू हो गई, घटते घटते कितनी हो गई? 0 हो गई। अब हम इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा? सबसे पहली चीज़, तय की गई दूरी। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तय की गई दूरी, औसत चाल, किस समय चाल न्यूनतम होगा और किस समय चाल अधिकतम होगा। तो पहले हम निकालते हैं तय की गई दूरी। हमको पता है कि वेग समय ग्राफ में या चाल समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है? दूरी बताता है। बताइए इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? तो जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी बताएगा, और जो कि त्रिभुज हम पॉइंट का नाम दे देते हैं A,
ये ओ, ये बी। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 गुणे आधार गुणे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या 1/2। आधार कितना है? ये पूरा आधार, आधार कितना है? 0 से लेके 10, तो 0 से लेके 10 इंटू ऊंचाई। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? इसको बोलेंगे इसकी ऊंचाई, इसको बोलेंगे इसकी ऊंचाई। और ऊंचाई का मान कितना है? तो ये किसके इक्वल है? ये इसके समांतर, और ये कितना है? ये 12। तो ऊंचाई हो गई 12, 2 × 12, तो 10 × 60 मीटर। यानी कि वस्तु 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? 60 मीटर का। चलिए अब बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला हमको पता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? तो हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी भी निकालें वस्तु का। कुल दूरी कितना आया है? 60 मीटर। और हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो कुल लगने वाला समय है वो पूरी गति में कितना समय लग रहा? 10 सेकेंड। तो कुल दूरी हो गई 60 मीटर, कुल समय लगा 10, कैंसिल, आंसर आ गया औसत चाल 6 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा, किस समय वस्तु की चाल सबसे न्यूनतम है? देखो इस ग्राफ में हम देखें तो 0 सेकेंड पे वस्तु की चाल कितनी है? 0। और 10 सेकेंड पे वस्तु की चाल कितनी हो गई है? घट के 0। यही वो दो समय है जब वस्तु की चाल सबसे कम है। सबसे कम मतलब 0। तो हम लिख सकते हैं तीसरे में 0 सेकेंड पे और 10 सेकेंड पे वस्तु की चाल क्या है? सबसे न्यूनतम है। क्लियर? तो 0 सेकेंड पे और 10 सेकेंड पे वस्तु की चाल सबसे न्यूनतम हो गई। फिर हमसे पूछा किस समय चाल सबसे अधिकतम है? इस ग्राफ में देखिए तो वस्तु की सबसे अधिकतम चाल यहाँ है, वो भी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड, सबसे अधिकतम चाल। और वो किस समय पे है? तो 5 सेकेंड पे है। तो 5 सेकेंड पे वस्तु की चाल सबसे अधिकतम होगी 5 सेकेंड पर। तो ये इस क्वेश्चन की आंसर हो गए। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, फिर सेशन को यहीं ओवर करेंगे। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है। अभी तक हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ था और उस ग्राफ का यूज़ करके हमको सॉल्यूशन करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें बस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका यूज़ करके ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के बाद तय की गई दूरी हमको पता करनी है। इसके लिए हमें ग्राफ की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जितनी भी हमने ग्राफ में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जितने गुण पढ़े थे, ढाल क्या बताता है, क्षेत्रफल क्या बताता है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें क्या रहा कि इसका प्रयोग करके, मतलब जो भी डाटा ये दे रहा, कौन सा ग्राफ खींचना है? वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ खींचते कैसे हैं? वेग समय ग्राफ में हमको पता है कि वाई एक्सिस पे हम रखते हैं वेग को और एक्स अक्ष पे रखेंगे समय को। आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करता है, चलेगा कहाँ से भाई? विराम से। चलिए भाई यहाँ से गति स्टार्ट करेगा, 5 सेकेंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है। 5 सेकेंड तक उसका त्वरण कैसा रहता है? एक समान। और हमको पता है कि एक समान त्वरण का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए जैसे जैसे वेग बढ़ रहा, समय भी बढ़ेगा, और ये कब तक बढ़ता चला जाएगा? वेग ऐसे बढ़ेगा। तो 5 सेकेंड, समय कितना हो गया यहाँ पे? 5 सेकेंड। ये 0 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। त्वरण कितना है इस समय? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो तो हमको देखते हैं क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत है कि नहीं। फिर क्या कह रहा? अगले 2 सेकेंड में ये एक समान वेग से 50 मीटर पर सेकेंड चलता है। तो कह रहा है कि अब अगले 2 सेकेंड, यानी 5 से कितना पहुँच जाएगा वो? 7 सेकेंड पे। 5 से कितना पहुँच गया वो? 7 सेकेंड पे। अब अगले 2 सेकेंड में इसकी जो गति है या वेग है वो एक समान वेग, और हमको पता है कि एक समान वेग का ग्राफ कैसा होता है? सीधा, समय अक्ष के समांतर। तो हमने समय अक्ष के समांतर ग्राफ खींच दिया, और इस एक समान वेग का मान कितना है? तो 50 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा? और अगले 3 सेकेंड में यह एक समान मंदन लाता है। तो
तो अगले 3 सेकंड मतलब 7, 8, 9, 10, अगले सेकंड में क्या लेके आएगा, मंदन लेके आएगा, और मंदन लाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। 10वें सेकंड में इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, यहाँ से हमने इसको मिला लिया। अब हमसे क्या रहा है कि इसका वी टी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो हमने खींच दिया वी टी ग्राफ, तो क्वेश्चन पढ़ के हमने खींच दिया, तो आधा काम तो अपना हो गया। अब हमको निकालना है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मुझे पता है कि वी टी ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है वो ग्राफ में घेरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये ग्राफ जितना क्षेत्रफल घेर लिया होगा, अगर उस क्षेत्रफल को हम निकाल लें तो हम तय की गई दूरी पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और ये किसके बराबर होगा, ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्रफल के, ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्रफल के। अब इस ग्राफ में 3 क्षेत्रफल है। पहला क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, और तीसरा क्षेत्रफल फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन तीनों का क्षेत्रफल मुझे निकाल के जोड़ना पड़ेगा। हम नाम दे देते हैं O, A, B, C, D, E। सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आएगा ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल, प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल, प्लस फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। चलो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो फिर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हमने तीनों का फॉर्मूला लिख लिया। चलिए हम आते हैं पहले त्रिभुज में। इस त्रिभुज का आधार है ये और ऊंचाई है ये। आधार कितना है OC और ऊंचाई है AC, तो 1/2 इंटू OC इंटू AC, प्लस ये आयत है तो इस आयत के क्षेत्रफल में ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, तो AB इंटू AC, लंबाई AB चौड़ाई AC, प्लस फिर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना DE और ऊंचाई कितनी BD, तो DE इंटू BD, 1/2 इंटू DE इंटू BD। ठीक, अब हम सारा मान रख लेते हैं, क्वेश्चन में सारा मान रख लेते हैं। सारा मान रखते हैं तो मिलेगा हमें 1/2 इंटू OC कितना है भाई, OC यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितना है 5, तो 5 इंटू AC कितना है भाई, ये इसके इक्वल होगा, ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये 50 है, ये भी कितना होगा 50, तो 50 प्लस AB कितना है भाई, AB तो ये दूरी है, जितनी ये होगी उतना ये बराबर होंगे, दोनों दूसरे के क्या होंगे बराबर, तो AB तो CD के बराबर। CD कितना है 5 से 7 मतलब 2, तो AB भी कितना हो गया 2 इंटू AB, क्या लिखा है AB इंटू AC, सॉरी AC, तो AC कितना है, AC ये ऊंचाई और ये तो इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो भी कितना हो गया 50, तो 50 प्लस इसकी ऊंचाई हमको सॉरी इसका क्षेत्रफल निकला है, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार 7 से 10 मतलब 3, तो 3 इंटू ऊंचाई कितनी BD, और BD किसके इक्वल होगा AC के, और AC इसके इक्वल, मतलब सब आपस में कितने होंगे 50, तो ये भी आ गया 50। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हुआ 25 बार में, 2 से कैंसिल हुआ 25 बार में, 25 इंटू 5 125, प्लस 50 इंटू 2 100, प्लस 25 इंटू 3 75, आंसर आ गया 300 मीटर। तो ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमने निकाल ली। तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया और ग्राफ के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी निकाल ली। अब यहाँ पे ये चैप्टर अपना कम्प्लीटली
फिनिश हो गया, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे हम, और ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। अब हम कल से सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेकंड चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए अपने कॉन्सेप्ट जो भी बताएंगे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय, गुड नाइट।